ठीक है, तो सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए तुम्हारा, हाई होनी चाहिए। तुम क्या करोगे, लो सिग्नल को अच्छे से सेंस कर सकता है, तुम्हारा आउटपुट जो है उतना बेहतर होगा। जितनी सेंसिटिविटी अच्छी होगी उतनी तुम्हारी आउटपुट जो है लो एरर फ्री होगा। यदि सेंसिटिविटी लो होगा तो उतना ही, जितना लो होगा उतना ज्यादा तुम्हारे डिवाइस में एरर आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा है रेंज। तो अब हम क्या हो गए, रेंज जैसे मान लो हमारा सेंसर है, इनपुट अप्लाई करोगे तो उसका रेंज जो है मिनिमम से मैक्सिमम तुम्हें पता होना चाहिए कि कितनी इसकी रेंज है मिनिमम। यदि रेंज पता होगा तभी तुम मान लो कहीं पे यदि कोई सिग्नल अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें मालूम है कि इस रेंज का ही सिग्नल को ये हमारा डिवाइस डिटेक्ट कर पाएगा या गुड क्वालिटी ऑफ आउटपुट, एरर फ्री आउटपुट देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, डिवाइस की रेंज पता होनी चाहिए। उसके बाद सर जी एक्टिव ट्रांसड्यूसर का रेंज कितना होता है? वो तो देखो रेंज जो है ना, तो वो डिफाइन नहीं रहता कि जैसे मान लो डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा रेंज जो है किस मतलब किस पर्पस के लिए यूज किए हो। उस टाइप से जैसे तुम जो भी चिप्स लगाओगे, जिस टाइप का उसमें डालोगे उस टाइप का आउटपुट देगा। ठीक है, तो माइक्रोफोन लिखा जैसा रहेगा सर उस यूज पे। करते हैं जनरली उसमें, माइक्रोफोन यूज करते हैं ना, उसमें कितना रहता है? हाँ, वो तो ऑडियो फ्रिक्वेंसी का जो रेंज रहता है वही होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा दूसरा है रिजोल्यूशन, ये उसके बाद क्या है, प्रिसीजन। ठीक है, तो प्रिसीजन जो है, प्रिसीजन होता क्या है, ये रिप्रोडक्टिबिलिटी जो होता है, मतलब जो तुम्हारा सिग्नल आया उसको फिर से रिप्रोड्यूस करता है, तो किस उसकी कितनी एबिलिटी है कि एज इट इज जैसा इनपुट दिए वैसा ही वो रिप्रोड्यूस कर रहा है या फिर उसमें कोई चेंजिंग ला रहा है। तो ये क्या होता है, प्रिसीजन। तो प्रिसीजन क्या होनी चाहिए किसी भी ट्रांसड्यूसर की, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। एक्यूरेसी ना ज्यादा होना चाहिए सर, तो हाँ, प्रिसीजन कम होगा। यहाँ पे प्रिसीजन जो है ये वो कंसेप्ट है कि तुम्हारा कितना डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेजरमेंट है। तो जो तुम मेजरमेंट कर रहे हो तो तुम्हारा रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब सेम टू सेम कितना हो रहा है, वही क्या कहलाता है, प्रिसीजन कहलाता है। एक्यूरेसी सर? एक्यूरेसी तो तुम्हारा वो है कि जो तुम इनपुट दिए वही आउटपुट में मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। उसमें कितना मतलब एरर आ रहा है, सेम टू सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, तो एक्यूरेसी है। और वो ये प्रिसीजन क्या है, उसका रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, मतलब उसको सेम टू सेम रिप्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक्यूरेसी में वही मतलब तुम्हारा जैसे नॉइस वाइस है ना, उसकी बात होगा कि नॉइस ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नॉइस के कारण उसमें डिस्टॉर्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे रिजोल्यूशन है, तो रिजोल्यूशन से क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए रिजोल्यूशन। अरे सिंपल स्मार्टफोन खरीदते हो तो क्या देखते हो कि हाई भाई होना चाहिए। इसका रिजोल्यूशन क्या है, रिजोल्यूशन देख के ही खरीदते हो ना फोन, कि नहीं यस। खरीदते हो देख के। रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है? देखो, तुम्हारा जो रिजोल्यूशन होता है ना पर स्क्वायर क्यूब मीटर में, जैसे तुम्हारा छोटा से छोटा, मतलब जितनी रिजोल्यूशन हाई होगी वो उतना स्मॉलेस्ट मेजरमेंट को क्लियर मेजर करेगा। यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे रिजोल्यूशन का जैसे स्मॉलर डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू दैट कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, जो तुम वैल्यू को मेजर करते हो, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट जितनी छोटी से छोटी वैल्यू है उसको भी यदि डिस्क्रिमिनेट कर दे, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। ठीक है,
अब देखो मान लो क्या होता है कि जिस मोबाइल का रिजोल्यूशन खराब होता है उसके स्क्रीन पे तुम्हें अच्छे से नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा भाई? क्योंकि ये जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस है उसको वो क्लियर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो क्योंकि उसकी रिजोल्यूशन क्या है, लो है, तो जो दो पार्टिकल के बीच में जो स्मॉलेस्ट डिफरेंस है उसको क्या कर रहा है, वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है उसका ये क्लियरेंस नहीं आ रहा है लुकिंग में। इसलिए जब भी फोन खरीदो कुछ भी, तो उसका क्या है, रिजोल्यूशन हाई होनी चाहिए। टीवी खरीदो या ये, जितना रिजोल्यूशन हाई होगा उतना तुम्हारा टीवी का पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, स्मार्टफोन का तो रिजोल्यूशन क्या होता है कि स्मॉलेस्ट डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू दैट कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। ठीक है, देखो उसके बाद आते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी जो है ऑफ द सेंसर इज द मैक्सिमम डिफरेंस दैट विल एग्जिस्ट बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ द सेंसर। देखो एक्यूरेसी में क्या होता है कि जैसे मान लो होता क्या है, सबसे पहली बात की एक्यूरेसी होता ये है कि जो तुम्हारा मेजर वैल्यू है आउटपुट पर, किसी भी सेंसर के आउटपुट पे जो तुमने वैल्यू मेजर किया है उसमें और इनपुट में कितना डिफरेंस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। समझ में आया एक्यूरेसी? बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो वही है तो अब आते हैं लिनियरिटी। तो देखो लिनियरिटी जो होता है, जो हम लिनियरिटी की बात मतलब ये करते हैं कि जब हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मान लो हमारा इनपुट का ग्राफ है, ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट का ग्राफ है उस इनपुट के ग्राफ से कितना ज्यादा वेरी कर रहा है, यही हमें कौन बताएगा, लिनियरिटी बताएगा। द लिनियरिटी ऑफ द ट्रांसड्यूसर इज एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सटेंट विच द एक्चुअल मेजर ऑफ द सेंसर डिपार्ट फ्रॉम द आइडियल कर्व। जो हमारा आइडियल कर्व है उससे कितना अलग है, दैट इज कॉल्ड लिनियरिटी। ठीक है, तो अब देखो एक्चुअल मेजरमेंट या कैलिब्रेशन लाइन लिस्ट ऑफ्टन स्पेसिफाइड इन द टर्म ऑफ जो हमारा डेविएशन आ रहा है, ठीक है, और जो हमारा मैक्सिमम फुल स्केल वैल्यू है उसका रेशियो को 100 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये नॉन लिनियरिटी का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो ये आइडियल कर्व है, आइडियल कर्व से तुम्हारा कितना डेविएशन आ रहा है, मैक्सिमम एरर, ये देख रहा है इनपुट और आउटपुट, आउटपुट और इनपुट के बीच में एरर आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है उसी को हम क्या करेंगे, मैक्सिमम से बेस जो वैल्यू है हमारा, जो मैक्सिमम आउटपुट है उससे डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज निकल जाएगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट वाला टॉपिक है वो है हिस्टैरिसीस। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस जो है ये सिर्फ मैग्नेटिक सर्किट में आता है। कहाँ पे, जहाँ पे भी मैग्नेटिक सर्किट की बात होगी तो वहीं पे हिस्टैरिसीस की बात होगी। हिस्टैरिसीस जो है तुम्हारा किसमें, आयरन में। ट्रांसफार्मर पढ़े हो तुम लोग? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। कब पढ़े थे? थर्ड सेम में सर। थर्ड सेम में पढ़े थर्ड थे? सेम में। जब थर्ड सेम में पढ़े थे तो नाम सुने थे हिस्टैरिसीस लॉस का? जी सर, थर्ड सेम में सुन लिए थे। क्या सुने थे, कुछ याद है? नहीं। क्या बोले सर? सर भी हिस्टै- हम्म,
याद नहीं है सर। देखो हिस्टैरिसीस जो होता है कि मतलब वो आयरन के जो आयरन जो तुम्हारा ट्रांसड्यूसर यदि कहाँ पे कहीं पे भी बनाते हो ना तो वहां पे आयरन यूज होता है या कॉपर यूज करते हो। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस जो होता है जब मैग्नेटाइजेशन जब करंट हम प्रोवाइड करते हैं, जब करंट अप्लाई करते हैं तो आयरन में क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आने के कारण क्या होता है, वहां पे लीकेज करंट होता है। लीकेज करंट के कारण जो लॉसेस होता था उसको बोलते थे हम हिस्टैरिसीस लॉसेस। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है जहाँ पे भी ये मैग्नेटिक सर्किट यूज करेंगे और आयरन वाली बात होगी वहां पे भी ये हिस्टैरिसीस लॉसेस की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ट्रांसफार्मर तो है नहीं, फिर भी हमारा क्या है, लॉसेस हिस्टैरिसीस की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इतना बस इसमें ध्यान रखना है कि हिस्टैरिसीस जो होता है, ठीक है, जहाँ पे भी मैग्नेटिक सर्किट है, ठीक है, हिस्टैरिसीस एग्जिस्ट नॉट ओनली इन मैग्नेटिक सर्किट बट इन इंस्ट्रूमेंट। जो मैग्नेटिक सर्किट होता है वहाँ पे भी बस नहीं है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वहाँ पे भी हिस्टैरिसीस की लॉसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे तुम्हारा ये जो आउटपुट और इनपुट के बीच में ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग अलग यहाँ पे मटेरियल यूज किया है। तो यहाँ पे देखो ये आई मिनिमम वाला है, इधर करंट है, इधर क्या है इनपुट, इधर इनपुट वाला है करंट और इधर आउटपुट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम ये जो डिफरेंस जहाँ पे देखो ये वाला जो एरो डाला हुआ है ये क्या है, मैक्सिमम डिफरेंस है, और नीचे वाला क्या है, मिनिमम डिफरेंस है। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन क्यू मैक्सिमम अपॉन माइनस ओ मिनिमम इनटू 100। ये जो एच है ये हिस्टैरिसीस है तुम्हारा, वो डिफाइन रहेगा पहले से। ठीक है, फिर उसके बाद उस डिवाइस का जब तुम लिखोगे तो उसको तुम्हें क्या करना है कि ये और दिया रहेगा तुम्हारा डायरेक्ट डेटा में कि मैक्सिमम कितना है मिनिमम कितना है। ठीक है, ये सब तुम्हारे में इतना है नहीं वैसे, मतलब का कोई। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, जैसे हमारा कौन सा इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, ठीक, तो अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिकल फेनोमेना के बेसिस पे ट्रांसड्यूसर का डिवीजन बताया था। बताओ जरा कौन कौन सा होता है इलेक्ट्रिकल फेनोमेना के बेसिस पे, किसी को कुछ याद है? रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, फोटो वोल्टाइक, फोटो इमिसिव। चलो, क्या पवन कुमार हो नाम? जी सर। देखो ये बच्चा हमेशा एक्टिव रहता है, दूसरे सब एक्टिव इनएक्टिव मोड में चले जाते हैं। तुम लोग भी कभी कुछ करो कि तुम्हारा भी नाम लेने का मौका मिले। बाकी लोग सुन रहे हो ना? नहीं सुन रहे हो? तुम लोग भी यस कुछ, सर। तुम लोग भी कभी कुछ करो कि हम नाम लें तुम्हारा भी। तो देखो यहाँ पे जो है ये दो टाइप का हमारे पास जो है, जो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होते हैं। अब यहाँ पे जब इंडक्टिव की बात आई तो क्या है, इंडक्टर है, कैपेसिटर होगा। ये कैपेसिटर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो जहाँ पे भी इंडक्टर की बात होगी तो वहाँ पे डायरेक्ट मैग्नेटिक इंडक्शन की बात तो होगी ही होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि करंट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो मैग्नेटिक इंडक्शन तो होना ही है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है वो वर्क करता है किस पे, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के प्रिंसिपल पे। जो हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है उसका मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, उसके प्रिंसिपल पे कौन काम करता है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर करता है। ठीक है, अब देखो अब जो हमारा ये जो इंडक्शन है, अब इंडक्शन भी तो भाई बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा इंडक्शन है वो क्या करता है, मैग्नेटिक मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे करता है, मैग्नेटिक मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है,
अब जैसे कौन कौन से मटेरियल पे भाई डिपेंड करता है, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न है, उस पे भी मैग्नेटिक इंडक्शन डिपेंड करता है, तो उसी पे हमारा जो है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर भी डिपेंड करेगा। दूसरा क्या है कि हमारा जो साइज है मैग्नेटिक मटेरियल का, जो हमने मैग्नेटिक मटेरियल यूज किया है उसकी साइज क्या है, साइज से भी चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तीसरा क्या है, परमेबिलिटी ऑफ द फ्लक्स पाथ, जो जिस पाथ से वो फ्लक्स पास कर रही है परमिएबिलिटी कितनी है। ठीक है। उसके बाद जो है अब देखो एयर गैप जो है, उस मटेरियल में कितना एयर गैप है उससे भी हमारा ये क्या कहते हैं ट्रांसड्यूसर पे डिफेंस होता है, क्योंकि एयर गैप के कारण भी क्या होता है वहां पे उसके परमिएबिलिटी में चेंजिंग होता है। जैसे मैंने वहां पे परमिएबिलिटी में पढ़ा होगा, देखा होगा कि लिखते हैं कि ER लिखते हैं और एक जगह लिखते हैं या फिर उसको E0 इंटू ER लिखते हैं। तो वो E0 जो होता है वो एयर के रेस्पेक्ट में होता है और AR क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी। ये देखे हो कि नहीं देखे हो? यस सर, देखते हैं कैपेसिटर। हाँ, तो यहाँ पे जो है ये क्या है, एयर गैप पे भी डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे हमारा मेन चीज आता है। ठीक है। क्या होता है कि जो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है रोटेटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे एक चीज जरा गौर से देखो, तुम्हारा सिलेबस यहाँ पे खुला हुआ है, इस सिलेबस पे जरा ध्यान दो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया है। दूसरा लिखा है यहाँ पे रोटेटरी वेरिएबल रिलक्टेंस ट्रांसड्यूसर लिखा है, रोटेटरी वेरिएबल रिलक्टेंस ट्रांसड्यूसर। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, यही जो है रोटेटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, यही है क्या, रोटेटरी रिलक्टेंस डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ये बोलो चाहे वो बोलो, दोनों एक ही है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमारा ये फिर से बोलिएगा सर, दोनों की ये जो हमारा ट्रांसड्यूसर जो हमने बताया है, यहाँ पे दो टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर और दूसरा रोटेटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। तो तुम्हारे पेपर में यदि ये आ जाए रोटेटरी वेरिएबल ट्रांसफार्मर लिख के आ जाए, या फिर तुम्हें रोटेटरी वेरिएबल रिलक्टेंस ट्रांसड्यूसर आ जाए लिखने के लिए, दोनों एक ही है, एक ही का नाम है। चाहे रोटेटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर हो चाहे रोटेटरी रिलक्टेंस डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर हो, बोथ आर सेम। सर समझ में आ रही है बात? हाँ? बुक में तो ऐसा नहीं है, यस सर सेम है। थोड़ा सा डिफरेंट है सर। कहाँ डिफरेंस है, कौन सा बुक सर, में देखे हो तुम? सर इसमें लीनियर के तरह मतलब वेरी करता है, इसमें रोटर के तरह मतलब घूम के वेरी करता है, यही मैंने उसका डिफरेंट है सर। अरे भाई हम क्या बोल रहे हैं, ये लीनियर वाला जो है उसको नहीं कह रहे हैं कि रोटेटरी वाला सेम है। जो तुम्हारे सिलेबस में लिखा है ना एक जगह रोटेटरी रिलक्टेंस ट्रांसड्यूसर, वो और ये दोनों एक ही है। बच्चा को कंफ्यूजन हो गया सर। कंफ्यूजन हो गया, तुम मजे मत लो उसका। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा आज की क्लास शायद आज से बंद है ना? आज आज है 2 बजे से बीरबल सर के क्लास का, कल से हो सकता है। लेकिन है तो आज से ही छुट्टी। कल से है सर, कल ही से था छुट्टी, लेकिन आज भी पढ़ा दी। हाँ वही ना, कल पढ़ाने के बाद छुट्टी था, कल तक था क्लास। अरे यस कल मैंने पढ़ाया नहीं था ना, इसलिए मैंने आज कर दिया। ठीक है। पहले तो अपना वाला पहले टेंशन नहीं है ना, पूरा यूनिट तो लगभग कंप्लीट हो ही गया, लास्ट वाला चल रहा है, 2-3 क्लास ये चलेगा और
उसके बाद 3-4 क्लास में तो वो दोनों यूनिट निपट जाएगा, मतलब अपने को 2 सप्ताह लगेगा, पूरी कंप्लीट हो जाएगा। इतना अभी मैंने पता भी किया है, किसी का भी सिलेबस इतना ज्यादा कंप्लीट नहीं हुआ है। नो सर। हाँ, हो गया है क्या किसी का? नो सर, कोई सर का नहीं हुआ है। अरे मैं कंप्लीट करा के जो है ना, फिर तुम्हारा क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस जी टाइप से सर। देखो, जैसे ये वाला डेटा है क्वेश्चन आंसर, जैसे देखो ये इस टाइप से तुम्हें क्वेश्चन आंसर करने में कोई समस्या तो नहीं आएगी ना? हम्म, नो सर। जैसे ये है, अभी ये छोटा दिख रहा होगा। हाँ? अब तो ये दिख रहा है। हम्म, दिख रहा है सर। अब जैसे देखो यही वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कह रहा है कि ये आईएएस 2005 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर रिक्वायर द पावर सप्लाई फॉर इट ऑपरेशन? थर्मोकपल, पीजो क्रिस्टल, थर्मिस्टर, फोटोवोल्टाइक सेल। सर जो क्वेश्चन नहीं समझा। यहाँ पे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर रिक्वायर पावर सप्लाई फॉर इट्स ऑपरेशन, मतलब यदि इसको ऑपरेशन करना है तो पावर सप्लाई तुम्हें बाहर से देना पड़ेगा। मतलब अभी मैंने बताया था ना कि 2 टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर होते हैं, पावर के बेसिस पे मैंने बताया था। एक पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर वो होता है जिसको हमें आउटसाइड से पावर सप्लाई नहीं देना पड़ता है, और पैसिव ट्रांसड्यूसर वो होता है जिसको हमें आउटसाइड से क्या करना पड़ता है, पावर सप्लाई देना पड़ता है। पैसिव ट्रांसड्यूसर होता है, यहाँ पे देखो फोटोवोल्टाइक सेल है, इसको बाहर से पावर सप्लाई करने की जरूरत नहीं होता है, थर्मिस्टर को भी नहीं, थर्मोकपल को भी नहीं देना पड़ता है। देना किसको पड़ता है, ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है, इसको तुम्हें बाहर से पावर सप्लाई देने की जरूरत होती है। ये अभी एलबीडीटी जब पढ़ाऊंगा ना तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है कि ना एलबीडीटी देयर आर 2 सेकेंडरी कॉइल्स व्हिच आर कनेक्टेड फॉर अ सिंगल आउटपुट, व्हिच वन इज द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब देखो ये वाला क्वेश्चन तो बताओ, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव ट्रांसड्यूसर। देखो वही वही आईएएस के क्वेश्चन, ईएस का क्वेश्चन है 2005 में जो पूछा था, तो वहां पे तुमसे ये पूछ रहा था, 4 ऑप्शन दिया था, वहां पे भी यही वाला सेम दिया था कि, और वहां पे तुम्हें ये पूछ रहा था कि इसमें से किसको पावर सप्लाई की जरूरत होती है, किसको नहीं होती है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव ट्रांसड्यूसर। ये पैसिव ट्रांसड्यूसर पूछ रहा है, जिसका मतलब ये पूछ क्या रहा है, ये बताओ जरा कोई। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैसिव ट्रांसड्यूसर, ये क्या पूछ रहा है? पावर सप्लाई किसको देते हैं? तो इसमें से कौन सा होगा? ए। ए सर। ठीक, अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर इज क्लासिफाइड एज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर। बताओ। एलबीडीटी। हाँ, अभी तो पढ़ाया था मैंने, स्टार्टिंग ही बोला था एक्टिव ट्रांसड्यूसर में एलपीडीटी। अब यहाँ पे जैसे कह रहा है कि स्ट्रेन गेज, ये तो भी नहीं पढ़ा। हॉल इफेक्ट पढ़े हो तुम लोग?
हम्म? नहीं और इसमें पढ़े होंगे ना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में। क्या सर? क्लास पूरा कहाँ हुआ सर उसमें? उसमें नहीं हुआ है। अच्छा चलो छोड़ो फिर, देखते हैं नेक्स्ट 2 क्लास में जो है ना ये वाला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा।